आज के जो है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी जो यूनिट है आपकी, उसके अंतर्गत गॉस की प्रमेय। तो स्थिर वैद्युतिकी का यह 11वां वीडियो है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या है कि किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, है ना, किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वह कुल जो है आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो क्या होगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित जो कुल आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है ना। और यदि जैसे ये एक पृष्ठ है, गोलाकार पृष्ठ है, इसके अंदर ये आवेश Q है ना, तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स को हम φE से दर्शाते हैं। तो φE बराबर Q इंटू 1/ε0, जो क्या हो जाएगा φE इक्वल Q/ε0, यानी जो बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश है उस आवेश का जो है 1/ε0 गुना होगा। और यदि ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के भीतर कई आवेश हैं, जैसे Q1, Q2 और Q3 कई आवेश हैं, तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है इन कुल आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, φE बराबर कुल आवेश क्या है, Q1, Q2 और ये Q3, इनका ये बीजगणितीय योग हो गया और इसका 1/ε0 गुना हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, φE बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/ε0 गुना। अब इनका योग क्या होगा, योग यानी सिग्मा होता है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा Q/ε0। यहाँ पर Q क्या है, Q पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश तथा ε0 क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है ना, क्या है। और यहां पर इस स्थिति में सिग्मा Q जो है पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश है ना, ये Q1, Q2, Q3 इन सबको जोड़ दिया जाए तो कुल आवेश ये हो जाएगा सिग्मा Q। तो सिग्मा Q जो है वो पृष्ठ की भीतर उपस्थित कुल आवेश है और ε0 या ε0 क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ जो गॉस का नियम है वो किसी भी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है।
ये नहीं कि यहाँ पर आपको गोलाकार पृष्ठ दिखाया गया है तो गोलाकार पृष्ठ के लिए ही होगा, चाहे वो चौकोर आकृति का हो और चाहे त्रिकोणीय आकृति का पृष्ठ हो, मगर पृष्ठ कैसा हो, बंद हो, पृष्ठ बंद हो। जैसे ये बंद है कहीं से, इसमें जो है ये खुला नहीं है, ये त्रिकोणीय आकृति का है पृष्ठ, ये बंद है, ये बंद है ना। और चाहे कोई अनियमित आकार का हो, कोई भी अनियमित आकार का हो पिंड, है ना, तो उससे जो गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए है, चाहे किसी भी आकृति का हो, तो इसमें इसका जो गॉस का नियम है वो किसी भी एक निश्चित आकृति के पृष्ठ के लिए बाध्य नहीं है, किसी भी आकृति के पृष्ठ के लिए बाध्य है। अब परंतु शर्त उसकी क्या है कि उस जो है पृष्ठ जो है उस पृष्ठ के भीतर आवेश उपस्थित हो, पृष्ठ के बाहर ना हो। क्यों? अब ये भी मैं आप लोगों को समझा दूं कि यदि पृष्ठ के भीतर आवेश होगा तो उससे जो वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा वो इस तरह से गुजरेगा, यानी ये पृष्ठ से बाहर जा रहा है, चाहे जिस आकृति से का आप वो करें। ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ से बाहर जाती हैं, है ना, इस तरह से। परंतु जो बाहर उपस्थित, तो मैं बता रहा था कि जो यह नियम है वो पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, बाहर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि जो भीतर आवेश होगा उसके कारण क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से क्या होंगी, बाहर निकलेंगी इस तरह से। अब इसमें ध्यान देने लायक बात आपको क्या है कि ये पृष्ठ के भीतर जो आवेश है, पृष्ठ के भीतर जो आवेश है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं वो पृष्ठ से बाहर जा रही हैं, पृष्ठ के भीतर कहीं प्रवेश नहीं कर रही हैं। अब जो आवेश पृष्ठ के बाहर है तो आवेश के कारण जो है बल रेखाएं तो जो है उससे दूर जाएंगी इस तरह से, या नजदीक आएंगी, जो भी हो। तो इसको यदि बढ़ा दिया जाए आगे तक तो देखिएगा ये, तो यहाँ पर पृष्ठ के इस हिस्से में पृष्ठ से पहले ये पृष्ठ में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही हैं, और इस पृष्ठ के दूसरे हिस्से से क्या कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं। यानी पृष्ठ की ओर आने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो ऋणात्मक और पृष्ठ से बाहर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा धनात्मक। अब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। इसलिए जो ये पृष्ठ से बाहर आवेश स्थित होगा तो बाहर स्थित आवेश के लिए ये नियम लागू नहीं होता है, केवल पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश पर यह नियम लागू होता है। तो अब हम करेंगे गॉस की प्रमेय का निगमन। ये प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि गॉस की प्रमेय का निगमन कीजिए या उसका सत्यापन कीजिए, या फिर ऐसे आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इस तरह से। तो इसके लिए पहले इस चित्र को समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक कोई पृष्ठ है
जिसका क्षेत्रफल a है ना। a क्षेत्रफल वाला कोई पृष्ठ हमने a लिया है हुआ है और इसके बीच में बिंदु O है और बिंदु O पर हमने क्या आवेश लिया है, प्लस Q आवेश लिया है तथा इस जो है पृष्ठ क्षेत्रफल, इस जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, इस पृष्ठ क्षेत्रफल पर हमने कोई बिंदु P लिया है। इस तरह से बिंदु P को ले लिया और बिंदु P की O से दूरी कितनी है, स्मॉल r। O से और P की दूरी ये है, स्मॉल r है और बिंदु P के चारों ओर हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA मान लिया कि कोई जो है सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या है, dA है ना। अब बिंदु बिंदु P से गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है वो है E और इसका जो सूक्ष्म क्षेत्रफल dA का क्षेत्रफल सदिश क्या है, D वेक्टर A है तथा यह सूक्ष्म क्षेत्रफल जो है इसके साथ में इस बिंदु O के साथ में जो घन कोण बनाता है वो है d ओमेगा। तो जो बातें मैंने यहाँ बोली है उसको यहाँ पर लिख दिया कि माना कोई जो है पृष्ठ है A है ना, जिसके भीतर बिंदु O है और उस पर आवेश प्लस Q है तथा इससे r दूरी पर बिंदु P है जो क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से घिरा है जिसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, dA है ना, सदिश dA है तथा बिंदु P पर आवेश प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो वेक्टर E है जिसकी दिशा कौन सी दिशा में है, O से P की ओर है ना। और क्षेत्रफल सदिश D वेक्टर A और वेक्टर E के वैद्युत क्षेत्र E के बीच में जो कोण बना है वो कितना है, थीटा है ना। तब dA से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, d फाई E बराबर E इंटू dA कॉस थीटा। परंतु हमने क्या पढ़ा था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र का सूत्र निकाला था जब हमने, तब ये पढ़ा था तो उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर और इस मान को इस समीकरण 1 में रख देंगे तो d फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर और इंटू dA कॉस थीटा। अब ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हमने एक साथ कर दिया और dA कॉस थीटा अपान R स्क्वायर को एक साथ में कर दिया। अब घनकोण जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो उसमें घनकोण की परिभाषा से बताया था ना कि dA cos थीटा अपान R स्क्वायर होता है। तो dA cos थीटा अपान R स्क्वायर जो है वो बराबर d ओमेगा हो जाएगा, जहाँ d ओमेगा क्या है, घनकोण है। तो इस मान को हम वापस यहाँ रख देंगे तो dA cos थीटा अपान R स्क्वायर की जगह हमने d ओमेगा रखा। अब ये संपूर्ण पृष्ठ A से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई E है ना, ये हमने अभी क्या किए थे, केवल इतने ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से जो है गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना की। अब ये जो पूरा पृष्ठ है इसकी हमें क्या करना है, गुजरने वाले जो है फ्लक्स की गणना करना है। तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन d फाई E बराबर समाकलन या इंटीग्रेशन 1/OQ/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा यहाँ से। अब ये जो समाकलन का निशान लगाकर ये जो गोला लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि ये बंद पृष्ठ को दर्शा रहा है, क्योंकि देखिए गॉस की जो प्रमेय है वो क्या है, बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है। इसलिए ओमेगा के साथ में ये ऐसे हम गोला जो बना रहे हैं उसका मतलब होता है कि ये बंद पृष्ठ के लिए है। तो संपूर्ण
जो है इस बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू और ये इंटीग्रेशन डी ओमेगा। परंतु इस संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा ये जो पूरा पृष्ठ ए है उसके द्वारा जो है इस पिंड के या इस पृष्ठ के केंद्र पर बना जो घन कोण है उसको कहेंगे इंटीग्रेशन डी ओमेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई, क्योंकि वो निकाल के मैंने बताया था ना आपको कि जो पूरा पृष्ठ है उस पूरे पृष्ठ द्वारा जो गोला है या अनियमित आकार का पिंड है उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है 4 पाई रेडियन का। तो इसलिए ये जो है इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 4 पाई हो जाएगा। तो इतना चीज हम लिखेंगे और इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जगह 4 पाई लिखेंगे। तो इस 4 पाई से ये 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है, गॉस की प्रमेय है।